और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पेपर। वर्कआउट 1234.4 डिवाइड बाय 8, तो 1234.4 अपॉन 8 कर सकते हैं इसको, क्या इसको 2 से कर सकते हैं कैंसिल, 2 4 जा 8 एंड देन 2 6 जा 12 एंड देन 2 1 जा 2 7 जा 14 और ये आ गया 617.2। आगे सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट 4 के टेबल से भी जा सकता है, हो सकता है जाता हो, हम करके देखते हैं। 4 1 जा 4 4 1 जा 4 और 4 5 जा 20 एंड 4 4 जा 16, तो 1 वहाँ चला गया, यहाँ डेसिमल आ गया और ये हो जाएगा 4 3 जा 12 154.3। आगे चलते हैं 7 3 अपॉन 7 ऑफ 56, तो 3 अपॉन 7 मल्टीप्लाइड बाय 56 8 जा। Write down the fraction of this 3 by 3 square that is shaded। shaded कितना है, तो shaded एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल की हमारी हाइट ये रही और बेस ये रही, तो हाइट हमारी 2 है बेस हमारी 3 है, तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 हमारा आ रहा है 3 यूनिट आंसर। अच्छा उसके बाद क्या है, 0.5 का स्क्वायर है, इसका कोई बता सकता है 0.5 का स्क्वायर क्या होगा? So 0.25. ये 0.25, वेरी इजी। 2.5 की कंफ्यूजन होती है अक्सर को बच्चों को, तो मैं बताता चलूँ, 5/10 इसको कर दो, स्क्वायर करो, ये बन जाएगा 25/100, तो डेसिमल पीछे 0.25। अच्छा आगे चलते हैं। एंगल है, डायग्राम शोज 4 स्ट्रेट लाइंस मीटिंग एट अ पॉइंट, वर्क आउट द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, 90 प्लस 40 प्लस 120 प्लस एक्स इक्वल्स 360, ये हो जाएगा आपका 130 120 250, आंसर 250 प्लस x इक्वल्स 360। आगे सॉल्व करेंगे, x इज इक्वल टू 360 माइनस 250, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 110। ठीक है, सर ये दोबारा समझा देंगे बात? पॉइंट एंगल में बेटा देखो, पॉइंट एंगल में ना सारे एंगल्स को अगर आप ऐड करोगे ना, दे विल सम अप टू 360 डिग्री। तो अगर हम सबको ऐड करें, इक्वल कर देंगे 360, तो हमें x निकालना है, तो हमें बाकी रिमेनिंग सारे एंगल्स माइनस करने पड़ेंगे ताकि रिमेनिंग जो हमारा बचा हुआ एंगल है वो निकल जाए। ठीक है ठीक है। जी सर। तो ये क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या मतलब होता है, उसके इंटीरियर एंगल 60 होंगे। हमें ये निकालना है एबीसी इज अ स्ट्रेट लाइन, मेंशन भी है, तो अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो हम लोग क्या कर सकते हैं 180 माइनस 60, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का एंगल 180 होता है, तो आंसर 120। Benjamin's age is T year, Mariam is 5 years younger than Benjamin. Write an expression for Mariam's age in terms of T. So T minus 5, 5 years younger है Mariam. जी। Colin age is twice the Benjamin age. अच्छा, अगर बेंजामिन एज की टी है तो कॉलिन की कितनी होगी, 2 टाइम्स ऑफ टी, तो 2t हो गई। ठीक है आगे, गिवन दैट a equal to 3 and b equal to -2, evaluate 5a minus 2b, तो 5a minus 2b, a और b की वैल्यूज डाल देंगे। 90, insert one set of bracket to make the calculation correct। हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा अक्सर कंफ्यूज करता है आपको, ब्रैकेट क्यों लगाने पड़ रहे हैं, ताकि बॉड मास फॉलो हो। अभी बॉड मास सर अगर फॉलो करें, अगर ब्रैकेट नहीं है विदाउट ब्रैकेट में बॉड मास फॉलो करें, तो बॉड मास के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लीकेशन होती है, तो ये बन जाएगा 10 माइनस 7 प्लस 3। अब इसको देखते हैं, इस हिसाब से ये आ रहा है हमारा, कितना आ रहा है देखो, 6। ये आ रहा है हमारा 6, तो यहाँ तो 9 लिखा हुआ है, इट शुड बी इक्वल टू 9। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपको ब्रैकेट लगाना है ताकि ब्रैकेट के अकॉर्डिंग फिर बॉड मास फॉलो हो और पहले ब्रैकेट सॉल्व हो, फिर आपकी इक्वेशन करेक्ट है। अब हम कहाँ लगा सकते हैं ब्रैकेट, तो आपको देखना पड़ेगा।
इसको 9 बनाने के लिए क्या पहले हम इसको प्लस करा दें, प्लस करा के देखते हैं, हो जाएगा 8, 8 2 16, तो 9 आ रहा है या नहीं आ रहा चेक करते हैं। तो ये आ आ रहा गया आपका 8 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 7, अब करेंगे 8 2 16, 16 माइनस 7, बिल्कुल 9 आ रहा है, गुड। तो आपका इसका मतलब क्या, यहाँ पे पेयर ऑफ ब्रैकेट लगाना था यहाँ पे। आगे थर्ड प्लस प्लस माइनस एंड मल्टीप्लाई टू मेक दिस कैलकुलेशन करेक्ट, मेक द कैलकुलेशन करेक्ट। अब देखो इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको इंसर्ट करना है, तो कहाँ पे लगाना है, तो कि हमारा आंसर 20 आए। अगर हम देखो माइनस भी लगाना है, प्लस भी लगाना है, मल्टीप्लाई भी लगाना है, ये याद रखना। अब किससे किसको मल्टीप्लाई कराएं, अगर 2 और 7 को मल्टीप्लाई कराएं और उसके अंदर ऐड करवा दें, 2 7 14, 14 एंड 5 19 हो जाएगा फिर तो, नहीं 3 5 15, 3 5, अगर इस पे मल्टीप्लाई लगाते हैं और इस पे प्लस लगाते हैं, नहीं एक मिनट, इस पे प्लस लगाते हैं, इससे माइनस लगाते हैं, तो मेरे ख्याल में आंसर 20 आएगा। 3 मल्टीप्लाई 15 क्या, 3 मल्टीप्लाई 5 15 हो गया, 15 माइनस 2 कितना होता है 13, एंड देन 13 प्लस 7 20 हो गया। तो ये आपकी प्लेसिंग हो गई सबकी। इजी है यहाँ तक? जी सर। जी आगे क्या है, कंप्लीट द पैटर्न। अच्छा मैं क्या कह रहा था मैं, जैद आपके लिए मैं सोच रहा था थोड़ा सा चेंज करूं पेपर, लेकिन मैं बोला यार बड़ा हेक्टिक हो जाएगा, इसलिए मैं चेंजिंग करने का सोच रहा था ना, वो मैं इंशाल्लाह आपको अलग से सेंड कर दूंगा कि देखो मैं ये चीजें करने की सोच रहा था, तो वो वाले क्वेश्चंस आप खुद से ऐसी प्रैक्टिस कर लेना, ओके। ठीक है। अच्छा इसके लिए ट्रेसिंग पेपर भी यूज किया जा सकता है जैसे मैंने पहले समझाया था, या फिर आपके पास क्या होगा, वो कॉन्सेप्ट आ जाएगा डॉट वाला, इसके एजेस वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा, इसके सारे वर्टिसेस वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो दो तीन तो इसके लाइन पे ही हैं, बाकी क्या है, कितने दूर है लाइन से, तो आप बोलोगे डायगनली जाएंगे तो 1 डायगनल है, तो वहां पे भी 1 डायगनल जाना पड़ेगा, तो यहाँ पे, और ये वाला हाफ डायगनल है तो वहां पे भी हाफ डायगनल होगा, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। आई बात समझ में? Hexagon has a rotation symmetry of order 6. Of course, perimeter of the hexagon is 30. Draw a sketch of hexagon labeling the lengths of the sides. हमें क्या बनाना है, हेक्सागोन बनाना है। हेक्सागोन कैसा होना चाहिए, रेगुलर हेक्सागोन होना चाहिए, क्योंकि उसका ऑर्डर 6 भी बोला हुआ है, 6 बोला हुआ है इन्होंने, ऑर्डर 6 है। तो पेरीमीटर कितना है 30 है, तो अगर 6 साइड्स हैं इसकी, तो हेक्सागोन की 6 साइड्स होती हैं, तो फिर ईच साइड कितनी होंगी, अगर 30 लिखा हुआ है तो आप बोलोगे 30 डिवाइडेड बाय 6, 5 सेंटीमीटर की साइड्स होंगी इसकी। एक पेंटागन, आपको एक हेक्सागोन बनाना है। हेक्सागोन क्या होता है, हेक्सागोन 6 साइडेड होता है। अगर किसी को हेक्सागोन नहीं बनाना आता, वो क्या कर सकता है, एक लाइन ऑफ सिमेट्री बना के भी बना सकता है। और स्केचिंग है ये, आफ्टर ऑल स्केचिंग का मतलब क्या होता है कि आप लोग एक रफ स्केच बना सकते हो। जरूरी नहीं है अगर 5 सेंटीमीटर लिखा हुआ है तो प्रॉपर, या 5 सेंटीमीटर हमारा आ रहा है तो प्रॉपर 5 सेंटीमीटर का ये हो, ये हर लेंथ। लेकिन लेंथ ऐसी बनाना सबकी कि आपको लगे कि हाँ वाकई में ये 5 सेंट, मतलब ये वाकई में सारी लेंथ सेम लग रही है, लेंथ सेम बनाना। जैसे मेरा बहुत भी थोड़ा सा अजीब सा बना है, जब मैं पेंसिल पे बनाऊंगा तो वो ज्यादा बेटर बनेगा, पेंसिल से जो मैं बनाऊंगा ये थोड़ा सा ऐसे सही लग रहा है। अगर लाइन ऑफ सिमेट्री मिटाए नहीं भी तो कोई मसला नहीं है, बस आपको स्केच करना है। स्केच का मतलब ये होता है कि आपको एक रफ ड्रॉ करना है, जरूरी नहीं है कि आप जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट बनाओ 5 सेंटीमीटर का, ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। और लेबल कर देना उसको, उनके लेबलिंग बोला हुआ है इन्होंने, तो हम इसको कर देंगे 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं। Here are the 5 temperatures. Write these temperature in order from the coldest to hottest. Okay, so from the coldest to hottest. -21, -21, good. फिर -18, फिर -10, -10, okay, फिर -2, -2 और 17, good. अच्छा, work out the temperature that is 5 degrees Celsius colder than -18. कोल्डर बोला हुआ है तो और कम होगा, तो -18 -5 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा -23. 3, The rope is cut into 3 pieces with the lengths in the ratio
3:4:5. The length of the shortest piece of the rope is 180 centimeter. Find the length in centimeter of the longest piece of rope. लॉन्गेस्ट पीस क्या है 5. लॉन्गेस्ट पीस का ऑफ कोर्स क्या होगा हमारा रेशियो 5 होगा. तो 5 पे हमें नहीं पता लॉन्गेस्ट पीस में कितना है, लेकिन हमें ये तो पता है कि शॉर्टेस्ट पीस जो है उसका रेशियो 3 है और शॉर्टेस्ट पीस का जो है एंगल उसकी लेंथ कितनी दी हुई है 180. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे. 360 था. 300. यस. फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द रोप. गिव योर आंसर इन मीटर्स. टोटल लेंथ के लिए क्या लेंगे हम लोग रेशियो? अगर हमारे पास यहाँ पे बन रहा है 180 पे या 3 पे 180 था, ऐसे देख लो कि रेशियोज एंड लेंथ, ये लेंथ वाला पोर्शन है, ये रेशियो वाला पोर्शन है, ये रेशियो वाला कॉलम है. तो अगर रेशियो अगर 3 है तो 180 है. अगर टोटल रेशियो करूंगा, टोटल रेशियो कितना है बताओ? 12. 12 रेशियो अगर टोटल है तो टोटल लेंथ निकलेगी आप लोगों की. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, चेक करते हैं. 180 मल्टीप्लाइड बाय 12 डिवाइडेड बाय 3. 4 टाइम्स 18. 400 प्लस 320. 720 हो जाएगा ये. गुड. 720 सेंटीमीटर. बट दे नीड आंसर इन मीटर्स. तो डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय मीटर में 100. नहीं याद आ रही कन्वर्जन आप लोगों को? नहीं सर, वो मैंने ये नहीं देखा था कि मीटर में मांगा. जी 100. सही है. 7.2 आंसर है हमारा. Describe fully single transformation that map triangle A onto triangle B. Okay. क्या कर सकते हैं इसके अंदर? हमें नजर क्या आ रहा है? A to B बोला हुआ है, A onto B बोला हुआ है. यहाँ पे क्या हुआ होगा? रोटेशन. 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 गुड. रोटेट हुआ है. क्या बोलूंगा? 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज. या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज. गुड. गुड फातिमा. अच्छा, और अब 2 मार्क्स मिल गए. तीसरे मार्क के लिए थोड़ी मेहनत है. सेंटर क्या होगा? तो कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट ज्वाइन करो, उनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ. इसका तो बनाना बहुत आसान है. बना हुआ है, देखो बन गया. उसका बनाना पड़ेगा अपना, और कोई पॉइंट का बनाना पड़ेगा. जैसे ये जो है हमारे पास, इनको ज्वाइन किया, अब इनके बीच में से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है. और उसके लिए हमें क्या चाहिए होता था? मैंने बताया था स्केल चाहिए होगा. तो स्केल देख लेते हैं. स्केल से वेट, अगर स्केल देख, स्केल कहाँ गया भाई मेरा? स्केल डाउनलोड करना पड़ेगा दोबारा. सर मेरे दोस्त मैसेज करके बोलना अगर इजी है टेस्ट तो बताओ, जब आऊंगा देने. इजी मुश्किल मैं कैसे बता सकता हूँ भाई? बोलो नए पैटर्न के हिसाब से आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी. नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है, बस इतना बोल दो. इजी इजी मुश्किल बता दिया तो फिर क्या फायदा? हाँ सब दिया है उसमें, सब है. हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, डोंट वरी. जिसकी तैयारी अच्छी होगी उससे उसका अच्छा होगा, जाहिर सी बात है. अच्छा फातिमा, मुझे बताना अगर लैग करे ना, क्योंकि मैंने डायरेक्ट कनेक्ट किया. वैसे तो मुझे नहीं लग रहा अभी तक कोई लैगिंग इशू हुआ होगा आप लोगों को. सही, अगर हो तो बता देना. मैं उसी वक्त वो है इंटरनेट स्विच कर लूंगा. ये देखो हमारे पास स्केल है, ये अच्छा स्केल है.
अच्छा मैं एक बात बता देता हूँ, थोड़ा मेंशन कर देता हूँ, अगर मॉक के हवाले से आप लोग पूछ ही रहे हो, थोड़ा परेशान हो तो देखो, सब डालने की मैंने कोशिश करी है, सब कुछ डालने की कोशिश की, स्टैटिस्टिक्स भी है, जो भी चैप्टर आप लोग नेम करोगे अभी वो सब है उसके अंदर, सिवाय साइन कॉस टेन। ऑफ कोर्स ट्रिग्नोमेट्री नहीं हो सकता क्योंकि वो P2 में ही है, उसमें कैलकुलेटर चाहिए ही होता है, लेकिन उसमें भी कुछ पार्ट्स होते हैं जैसे बेयरिंग, पाइथागोरस थ्योरम, ये सब वो सब हो सकता है, जाहिर सी बात है। और दूसरी चीज क्या है, नेट डायग्राम है, वेन डायग्राम है, हर हर चीज है मौजूद, अलजेब्रा, बेसिक अलजेब्रा, नंबर्स। सर 100 मार्क्स का बना और दिया, 200 का बना दिया? नहीं नहीं, 100 मार्क में आ गया, मैं तो देख रहा था कि भाई 100 मार्क मुकम्मल कैसे करूं, इतने सारा कंटेंट डाल देता फिर भी 100 मार्क्स नहीं पूरे हो रहे थे, तो डरा क्यों बहरहाल। रहे? तो सब कुछ है, कंस्ट्रक्शंस भी है। नहीं, टोटल क्वेश्चंस इस बार, ये क्वेश्चंस मुझसे ज्यादा हुए हैं क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चंस भी डाले ना मैंने, तो क्वेश्चंस मेरे पास 30 हुए हैं टोटल। तो ये है सीन। आप लोग को स्ट्रेटेजी बताई हुई है कि आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, सब आप लोगों का काम ये है कि आप लोग इसको जो है सबसे पहले जो है आप लोग को जो आसान लग रहा हो, जो इजी लग रहा हो, वो करना है आप लोग पहले। जो मार्क्स गेनिंग वाला पार्ट होता है, जैसे हमारे पास मार्क्स गेनिंग वाला कुछ पार्ट होता है, जैसे आप लोग को नजर आ रहा होता है कि जो बिल्कुल ही आसान होता है, वो पहले कर लेना। अलजेब्रा आप लोगों को लगता है, फैक्टराइजेशन अगर बहुत आसान है तो वो पहले कर लो। इसके अलावा अगर आप लोगों को लग रहा है कि नंबर्स का जो पार्ट आता है वो आसान है तो वो पहले कर लेना। ऐसे देखना पहले, कोशिश ये करना टाइम मैनेज, क्योंकि आप लोग देखो, आप लोग कर रहे हो, आप लोगों को टाइम मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डायग्राम में वो भी पेपर के अंदर वो भी चीज़ें आएंगी, जैसे कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट है, आ, वो वाला पार्ट है, क्या नाम है उसका, ट्रांसफॉर्मेशन है, इसके अलावा पाई चार्ट भी हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, कंस्ट्रक्शन की हैं, तो ये सब चीज़ें भी आ सकती हैं। तो इसीलिए आप लोग क्या करना कि मैनेज ज़रूर करना, ठीक है, टाइम मैनेज जरूर करना, जो आसान लग रहा हो वो पहले करके उससे जान छुड़ाना। खैर, इसमें देख लो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास अगर हम लोग, आप लोग अपने रूलर से करोगे तो वो ज्यादा बेटर है। तो एक्सट्रैक्ट अगर मैं दिखाऊं आप लोगों को, यहाँ पे लेंथ आ रही है तकरीबन 4 पॉइंट, ये तो बहुत खराब वाला मैंने रूलर डाउनलोड कर लिया है, आई एम रियली सॉरी। खैर इसको आधा करते हैं, मुझे तो डिवीजन का गेम करना है, वैसे भी आधा करेंगे अगर, तो ये मोस्ट लाइकली यहाँ कहीं आएगा, ठीक है, यहाँ आएगा, मेरा वो वाला रूलर नहीं मिल रहा है। खैर, अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आप लोगों को, जैसा समझाया था मैंने, बाइसेक्टर बनाना पड़ेगा ना। बाइसेक्टर बनाने के लिए आप उसको ऐसे प्लेस करोगे कि दोनों का जो बाइसेक्टर जहाँ ज्वाइन होगा वो आपका क्या कहलाएगा, सेंटर पॉइंट। तो मेरे ख्याल में 0 0 पे हो रहा है, हाँ 0 0 पे हो रहा है, हमारा 0 0 आंसर है। सेंटर क्या है, 0 0, ठीक है, आगे चलते हैं। जो चीजें आसान लगे, अगर आप लोग को डर लगता है वेक्टर्स, यार वेक्टर्स मुश्किल है, तो छोड़ देना उसको। छोड़ने से मुराद ये है कि एंड में लेके चले आना, पहले मैक्सिमम पेपर सॉल्व करके बैठ जाना कि यार अच्छा खासा कर लिया है, साइमल्टेनियस था, वन गो में हो गया, एंगल्स वाला पार्ट था, वन गो में हो गया, एक एक चीज आप लोग की हो गई जो आप लोग को बहुत आसान लगती है, फिर इसको आहिस्ता, फिर जो आपके पास जो चैलेंजिंग है उसको फिर देखना। और चैलेंजिंग में भी अक्सर है ना, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, कभी कभार दिल नहीं चाह रहा होता, कहते हैं यार ये थोड़ा लेंदी है, बाद में करूंगा, आता आता होता है, लेकिन कहते हैं यार बाद में करेंगे, तो वो वाले से भी ना बहुत सारे पाइल अप हो जाते हैं क्वेश्चंस, जो आप दोबारा करते हो। इट्स लाइक कि आपने एक दफा पेपर कर लिया कंप्लीट, होता है कि हाँ चलो एक दफा पेपर पूरा कंप्लीट हो गया, लेकिन जिसमें हमने छोड़े हुए हैं कुछ, तो आप जो छोड़े होते हैं ना उनमें से आप देखो कि उनमें से भी आपको आसान कौन सा लगता है, पहले वो कर लेना। ऐसे ऐसे करके अच्छी तरीके से फिल्टर करके डिफिकल्ट वालों में आ जाना, डिफिकल्ट वालों को फिर करके, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो आप लोग को बिल्कुल भी नहीं आ रहे होते, तो आपने सारे जब फिल्टर करके खत्म कर दिए, जब आपके पास टाइम बच रहा है, तो आप उसको बैठ के सोच सकते हो कि हाँ भाई अब देख लेते हैं कि इसका क्या मामला है। जैसे मैं ये कर रहा हूँ, मुझे 10 और 11 आसान लगता है, मैंने फौरन से कर लिए, 11 भी कर लिया, अभी 12 है, लेट से 12 में प्रोबेबिलिटी में अच्छा नहीं स्कोर करता हूँ, तो मेरे ख्याल में प्रोबेबिलिटी है, हाँ। तो ये हमें रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ना, मुझे नहीं समझ में आता रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, तो मैंने इसको छोड़ दिया अभी, मैंने बोला यार पढ़ना भी बहुत पड़ रहा है, छोड़ो, ये आसान है, बेरिंग मैंने फौरन कर लिया, मुझे इजी लगता है, ये पार्ट मुझे सबसे आसान लगता है, मैंने ये कर लिया।
ये सब करने के बाद मैं आगे बढ़ता रहा। सर्कल, ये कॉन्ग्रुएंसी तो खैर निकल ही गया सिलेबस से। ये रीअरेंजिंग फॉर्मूला नहीं आता मुझे, मैंने छोड़ दिया अभी। ये मेंसुरेशन से मैं डर रहा हूँ, मैंने छोड़ दिया। आगे आगे जाता रहा, ये कम इजी है, मैंने कंप्लीट कर लिया। और इक्वा डिस्टेंट वाला ये जो क्वेश्चन है, ये मुझे नहीं आ रहा था, मैंने छोड़ दिया अभी फिलहाल। वेक्टर्स भी छोड़ दिया। इस तरह करा, फिर मैंने कहा यार मैंने अच्छी चीजें छोड़ दी हैं, लेकिन इसके अंदर ऐसे ऐसे अच्छी अच्छी खासी कर ली है। ठीक है, अब इनमें से भी देखो जो छोड़ दिए हैं, साइड पे अपने हाथ पे या कहीं साइड पे लिख देना जब आप लोग एक्चुअल एग्जाम भी कर रहे होगे, ताकि आप लोग को पता हो कि आपने छोड़ा क्या। अक्सर क्या होता है, छोड़ा होता है, मैं पता नहीं चलता, वो फिर वो किया ही नहीं होता है, वो चला जाता है, सबमिट हो जाता है, बाद में याद आता है अरे ये वाला क्वेश्चन तो किया ही नहीं था। अब मैं यहाँ पे आऊंगा वापस। अब जैसे मैंने सारा कर लिया जो मुझे लगता था आसान है, वो मैंने कर लिया। उसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 12 पे आया, वापस से बैठा। अब मैं इसको सुकून से पढ़ रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि यार क्या हो सकता है। और फिर उसके बाद मैंने इसको अटेम्प्ट किया, क्योंकि मेरे पास मुझे एक पॉसिबिलिटी थी कि यार मैं कर सकता हूँ। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला मुझे आता है, लेकिन मुश्किल लगता है। कभी कभार ऐसा होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन आया हमारा ये वाला। लेट से मेंसुरेशन का एक स्टूडेंट है, बिल्कुल ही कच्चा है, नहीं आता उसको। वो कहता है कि मैं देखता हूँ और मुझे नहीं आ रहा होता सर, बिल्कुल ही नहीं आता। कुछ ऐसे बच्चे भी हो कहते हैं सर फॉर्मूले क्या, हम तो देखते हैं और हमें होता है भाई हटाओ इसको, हमें बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। तो लेट्स सी, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये नहीं आ रहा उसको। उसको ये प्रॉब्लम हो रही है, लेंथ तो दी हुई नहीं है, अब तो मैं फंस गया, ये लेंथ नहीं दी हुई। उसने बोला क्वेश्चन ही नहीं आ रहा मुझे। तो उस पर बैठ के सोच के टाइम वेस्ट नहीं करना है। जो मैंने बोला था ना, जो आपके पास पाइल अप हो गए होंगे, जो आपने छोड़े होंगे बात के लिए, उनको कंप्लीट करो पहले। जैसे ये भी छोड़ा है आपने, तो इसमें इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम थिंकिंग दैट क्वेश्चन, आप ये कर लो पहले। फिर उसके बाद जब फॉर एग्जाम्पल 15 मिनट्स रह गए, अभी भी आपको ये नहीं आ रहा, 15 मिनट्स रह गए, 5 to 10 मिनट्स के अंदर इसको पूरे पेपर को रिव्यू करो, रीचेक करो। और रीचेक करने में भी बच्चों को मौत आती है, कहते हैं कि सर रीचेक कैसे करें, क्या एक एक करके दोबारा देखें। तो नहीं, जो बहुत ऑब्वियस है उनको रीचेक नहीं करो। जिनमें आपको लगता था ना कि थोड़ा डाउट है, जैसे आपको लग रहे हो, आप ऐसे नजर घुमा रहे हो, आपको एकदम से ये नजर आया, ये रोप वाला, रेशो वाला, ये हुआ कि यार ये थोड़ा सा देख लेता हूँ, यार मैंने वैल्यू सेट डाली, अक्सर इनपुट करते हुए कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो ऐसे देख लो। देख लिया, इसमें अक्सर पता चलता है, मैं खुद भी रिव्यू करता था, रीचेक करता था, अक्सर ही मिल जाता है, कोई गलती मिलती थी, गलती इतनी सिली मिस्टेक होती है। फ्रैक्शन की कोई मिस्टेक करके बैठा हुआ है, उसको एकदम होता है अरे यार ये बच्चों वाली मिस्टेक मेरे से कैसे हो गई, वो दोबारा कर लेगा, अटेम्प्ट कर लेगा, सही है, हो जाएगा। फिर उसके बाद जब रीचेक भी हो गया, रिव्यू भी हो गया, सब कुछ हो गया, अब 10 मिनट या 5 मिनट रह गए हैं एंड के, कि अब तो पेपर देना ही है, सबमिट करना है, तो इससे अच्छा क्या करे, अब 5 से 10 मिनट इसको बैठ के सोचे, पढ़ते रहे कि यार कुछ तो होगा, क्या पता एकदम ही क्लिक कर जाए, अच्छा मैथमेटिकली सिमिलर लिखा हुआ था, इसका क्या मतलब होता है कि ये किसी रेशोज में लार्ज हुई हुई होगी, तो अगर ये 8 है, ये 12 है, तो इस हिसाब से ये भी निकल जाएगा। कैसे, 12 है और 8 है, 9 है तो एक्स होगा। फिर एकदम से क्लिक किया, एकदम आपने 5 मिनट के अंदर इसको सॉल्व किया, जितना हो सकता था आपने सबमिट करा दिया। तो ये स्ट्रैटेजी रखनी है। समझ में आ रही है मेरी बात? एक को लेके बैठना नहीं है कि मैं क्या, एक बच्चे ऐसे भी होते हैं, अड़ियल बच्चे होते हैं, कहते हैं मैं सीक्वेंस से ही करूंगा सर, मैं ये सब नहीं कर रहा, मैं सीक्वेंस से करूंगा। अच्छा सीक्वेंस से करोगे, क्वेश्चन नंबर 10 पे आके फंस गया फॉर एग्जाम्पल, या 11 में आके, 10 के बी में फंस गया, समझ में नहीं आ रहा रेशियोज को कैसे किया जाता है, फ्रैक्शंस को, उसी पे बैठा हुआ है। 2 मार्क के चक्कर में आगे का 50-60 मार्क का पेपर जो है वो ऐसी उसमें गया, मट्टी में गया। अब वो सोच रहा है कि यार किसी तरीके से ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए। उसने 15 मिनट निकाल दिए और उसके बाद उसने बोला यार चलो खैर छोड़ो, उसको बाद में करता हूँ। फिर वो उसमें आ रहा हो, तो 15 मिनट वेस्ट भी तो कर दिए बीच में, तो ये इसका क्या करेंगे? तो ये इस तरीके से नहीं करना कि उसको लेके ही बैठ जाना, ऐसा नहीं करना, ठीक है। और अगर आपको लगता है, अगर आप गुड रीडर नहीं हो, गुड ऑब्जर्वर ने गुड रीडर नहीं हो, या गुड प्रोसेस नहीं कर पा रहा है आपका ब्रेन, तो ये जो लेंदी होते हैं ना, जिनमें पढ़ना पड़ता है, वो भी आप फिर बाद में करना। आ रही है बात समझ में? Yes. जी सर। ओके। अब जैसे ये है क्वेश्चन नंबर 10, अब इसको देखते हैं, आगे करते हैं हम अपना कंटिन्यू पेपर, टाइम बहुत हो गया है। वर्क आउट 1/1/3 मल्टीप्लाई बाय 8/9, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो उसको। पहले मिक्स नंबर से इम्प्रॉपर में करो उसको, तो ये हो जाएगा 4/3 मल्टीप्लाइड बाय 8/9, ये हो जाएगा 32/27। और फिर ये हो जाएगा 1/27, 27 माइनस 32, 5, 1/5/27 आंसर।
अच्छा, अब ये आप लोग भी क्रैक करोगे, मैं पढ़ रहा हूँ, समझते हैं इस क्वेश्चन को। मेरी आवाज आ रही है सबको, क्लियर आ रही है? यस सर, आ रही है। ओके। Kate has a bunch of grapes. She ate 1/4 of grapes in morning. She ate 2/3 of the grapes in afternoon. Work out the fraction of grapes that she has not eaten. जी, कैसे करेंगे ये क्वेश्चन? कैसे कंपेयर करें फ्रैक्शंस को? कैसे समझे कितना खा लिया? टोटल फ्रैक्शन ले लेंगे पहले, क्या कर लेंगे? मतलब 4 और 7। नहीं, 4 और 3 को ऐड करके 7 बनवा रहे हो आप? तो ये नहीं सर, प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है नहीं 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 नहीं। सर। पहले मुझे बताओ, आप ये तो नहीं कह रहे हो 4 और 3 को प्लस कर देंगे? नहीं, इसमें एलसीएम लेंगे, मैं ये कह रहा हूँ। एलसीएम लेंगे, गुड। डिनोमिनेटर सेम करेंगे ताकि कंपेयर तो करें। सो फॉर एग्जाम्पल 1/4 और 2/3 है, तो उसको कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 3 से, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये बन जाएगा 3/12। एंड 3/12 किसका बनेगा? ये आपका बन गया मॉर्निंग वाले का। या आप लिखे ना भी तो कोई मसला नहीं है। तो 3/12 बन गया जब इसने मॉर्निंग में खाए थे, और 8/12 बन गया जब इसने जो है वो आफ्टरनून। आफ्टरनून में खाए। अब देखो, ऐसे समझो, इट्स लाइक के 12 हिस्से हैं, जिसमें से 3 हिस्से इसने मॉर्निंग में खाए, 8 हिस्से इसने आफ्टरनून में खाए, तो कितने हिस्से बचे? 8 वन प्लस अपॉन 3 करो, 12 11। 12 माइनस 11 1 आएगा, गुड। एक ही हिस्सा बचा, तो 1/12 इसने नहीं खाए, अभी वो बच गए। ओके। आई बात समझ में? बता देता हूँ दोबारा। देखो, हमें ये पता करना है, इसको मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। हमें ये पता करना है कि ये इसने ग्रेप्स कितने खाए हैं। कोई भी क्वांटिटी हो ग्रेप्स की, हमें नहीं पता। हमें ये देखना होता है कि अगर फ्रैक्शन दिया हुआ भी है फॉर एग्जांपल, तो फ्रैक्शन ऐसा हो कि कंपेरेबल तो हो, कम, इसको कंपेयर तो कर सकें, अंडरस्टैंड तो कर सकें। तो अभी हमारे पास जो फ्रैक्शंस थे वो 1/4 और 2/3 थे। तो हमें पता थोड़ी चलेगा, एक फ्रैक्शन बता रहा है 4 हिस्सों में से एक हिस्सा, एक फ्रैक्शन बता रहा है 3 हिस्सों में से 2 हिस्से। तो हमें फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम करके उसके हिस्से, टोटल हिस्से बराबर करने पड़ेंगे। जैसे अब बनेगा 3/12 एंड 8/12। तो इसने, इट्स लाइक क्या, इसने क्या किया है, 3 आउट ऑफ 12, 3 जो है इसने मॉर्निंग में खाए, एंड आउट ऑफ 12 इसने 8 जो है वो आफ्टरनून में खाए हैं। तो टोटल कितने खा लिए इसने? 11/12। 1 माइनस 11/12 करेंगे हम लोग, अगर टोटल 1 है। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 11/12 खा लिए, तो कितने नहीं खाए होंगे? 1/12। ऐसा ही है ना? आगे चलें? यस। ओके, आगे सॉल्व द इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटी में एक चीज बताइए मैंने, ऑलवेज मेक योर अननोन पॉजिटिव, अननोन शुड रिमेन और स्टे पॉजिटिव। तो आप क्या करोगे, इंस्टेड ऑफ 3x को वहां भेजो, आप x को उधर भेज देना, ठीक है? तो ये बन जाएगा हमारा -5, और 7 को उधर बुला दो, -7 इज ग्रेटर देन 3x माइनस x। ये बन जाएगा -12 इज ग्रेटर देन 2x, -12/2 ग्रेटर देन x, -6 ग्रेटर देन x। ऐसे भी लिख सकते हो, और यू कैन से x इज लेसर देन -6। दोनों तरीकों से लिखा जा सकता है। ओके। ये दोनों एक ही बात है, इनको अलग अलग नहीं समझना। x इज लेसर, 6 इज ग्रेटर, जिसके पास मुंह खुला होता है वो ग्रेटर होता है, तो 6 इज ग्रेटर, -6, सॉरी नॉट 6, -6 इज ग्रेटर देन x। तो x -6 से भी छोटा होगा, तो -7, -8, -9, ठीक है? यस। ओके, आगे चलते हैं। Ali keeps a record of computer games he play. Out of first 6 game Ali win 4, out of first 20 games Ali win 13। ठीक है,
Use these results to find the best estimate for the probability that Ali will not win the next computer game he plays. इसमें क्या करें, एक मार्क का है. Use these result to find the best estimate for the probability that Ali will not win next computer game he plays. Ali can record computer games he plays. 6 गेम्स में से इसने 4 जीते हैं, 20 गेम्स में से इसने 13 जीते हैं. क्या कर सकते हैं इसमें, सोचो. थोड़ा सा आउट क्वेश्चन है, मैं भी सोच ही रहा हूँ. अगर ये कह रहे हैं कि 4/6 इसके 6 गेम्स में से हैं, तो अगर उसके बाद 13/20 find the best estimate for the probability that Ali will not win next computer game he plays. सर 7/20. 9/26. 7/20 कैसे कह रहे हो? सर क्योंकि टोटल गेम्स उसने 20 खेली हैं और टोटल विंस 13 ली हैं उसने, तो 20 माइनस 13 7 कर लें. नॉट लिखा हुआ है ना, ठीक है ठीक है ठीक है, सही 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 कह रहे हो. नॉट लिखा हुआ है तो इसका मतलब 1 - 7. हाँ बिल्कुल सही है, जबरदस्त अब्दुल्ला. 1 - 13/20 विच इज 20. विनिंग अगर 13/20 है तो फिर नॉट विनिंग जो है वो हमारे पास 7/20 होगी. मैं यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, मैंने नॉट इनफैक्ट इन्होंने बोल्ड भी किया हुआ है. मैं समझ रहा था मैं गेस करना है, एस्टिमेट करना है कोई तरीके से, कि मैं समझ रहा था कि ये लोग कह रहे हैं विन, नॉट विनिंग है. नॉट विनिंग है तो आराम से 1 माइनस होगा. आगे चलते हैं. A spinner is spin and times the spinner lands on red 14 times. ठीक है. Relative frequency of the spinner landing on red is 0.2. तो relative frequency दी हुई है which is favorable frequency या required frequency upon total frequency. तो अगर हमारे पास relative frequency 0.2 है तो required frequency हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये नहीं, बल्कि हमें ये नहीं पता कि टोटल कितनी दफा स्पिन हुआ है. तो हमें टोटल फ्रीक्वेंसी नहीं पता, लेकिन हमें पता है रेड पे 14 टाइम्स ये स्पिन हुआ होगा या लैंड हुआ होगा. तो यहाँ पे हमने 14 लिख दिया. आगे सॉल्व करेंगे इसको, ये हो जाएगा हमारा 14/0.2 और 140 एंड देन 70 इसका आंसर है. सर जी 12 वाला वापस समझा दें. 12 पार्ट ए. जी देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें ये लिखा हुआ था कि पहले 6 गेम्स में 4 गेम्स जीता है और 20 गेम्स में से 13 गेम्स जीता है. क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, क्या एस्टिमेट ऑफ प्रोबेबिलिटी है कि ये नेक्स्ट गेम नहीं जीते? तो जीतने की अगर प्रोबेबिलिटी 13/20 है तो ना जीतने की प्रोबेबिलिटी मोस्ट लाइकली कितनी होगी हमारी? 7/20. रीजन क्योंकि 13/20 फ्रैक्शन ये बता रहे कि ये जीतेगा, मतलब आउट ऑफ 20 13 एक तरीके से कहा जा रहा है कि ये जीतेगा. या फिर आप ये कर सकते हो कि टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा कितनी होती है? 1. तो दो ही केसेस है ना, या तो जीतेगा या हारेगा. तो अगर आपको ये पता है कि जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है तो आप 1 से माइनस कर दो तो आपको पता चल जाएगा हारने की प्रोबेबिलिटी क्या है. हमेशा 1 टोटल प्रोबेबिलिटी कंसिडर की जाती है. तो 1 - 13/20 करो. अब कैसे करोगे? एलसीएम लोगे 20 - 13/20 करोगे, जिसकी वजह से आंसर 7/20 आएगा. तो सर वो जो फर्स्ट लाइन लिखा है आउट ऑफ फर्स्ट 6 गेम, वो उसका से कोई कनेक्शन? हाँ वो इन्होंने बोला है कि अगर फर्स्ट 6 गेम्स जीत खेल रहा है वो, तो 4 वो जीता है, और अगर वो फर्स्ट 20 गेम्स कर रहा है तो वो 6 मिला के होंगे एक तरीके से. और वो एक वर्ड यूज कर रहे हैं यहाँ पे, एस्टिमेट. एस्टिमेट का मतलब है व्हाट आर द लाइकली, व्हाट आर द चांसेस. तो इसमें हम इसको फॉलो करेंगे कि नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है अगर ना जीतने की. अगर जीतने की 13/20 तो ना जीतने की कितनी होगी हमारी? 7/20. तो उसमें देखो 6 गेम पहले के खेले हुए हैं उसने, उसी में वो ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे अब 6 गेम हो गए तो मैं 4 जीता हूं, 20 गेम हो गए, अब 20 गेम हो गए हैं तो मैं उसमें 13 गेम्स टोटल जीत चुका हूं.
तो क्या क्या परसेंटेज बन रही है इसके जीतने की? 13/20, एक तरीके से मोर देन 50%। तो क्या जीतने के चांसेस नहीं होंगे? तो हम बोलेंगे कि यार ये 50% ज्यादा जीत रहा है। तो मोस्टली लेट्स से 55% में हम कह सकते हैं 55% चांसेस है कि ये जीतेगा, क्योंकि हमने इसका करंट रिकॉर्ड देखा कि 20 गेम्स में भी देख इसने जो है वो 13 गेम्स जीत लिए हैं। तो नहीं जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी फिर? 7/20 के हिसाब से। सही है, हम करंट को देखेंगे ना। वो 6 गेम्स तो खेल लिए गए, उसके बाद 20 गेम्स खेल रहा है वो। मतलब उसी में 6 इंक्लूडेड है। आप समझ रहे हो कुछ? जी जी सर, थैंक यू। आगे चलते हैं। The bearing of Mingfield from Lenton is 156. Calculate the bearing of Lenton from Mingfield. अगर हम बना लें, लेट्स से बेरिंग ऑफ Mingfield from Lenton, Lenton में नॉट, एल पे नॉट बनेगा, और अगर हमारे पास ये यहाँ पे कुछ होगा, ऐसे देखा जाए तो ये यहाँ पे कुछ होगा। कौन? Mingfield। एम बना देता हूँ, तो इसका एंगल कितना आ रहा है? 156 आ रहा है। अगर मैं इस पे नॉर्थ बनाता हूँ और वो ये पूछना चाह रहे हैं कि ये एंगल कितना होगा, क्योंकि वो कह रहे हैं अगर लैंटन फ्रॉम मिंगफील्ड बोला हुआ है, तो मिंगफील्ड पे नॉर्थ बना के लैंटन तक जाएंगे क्लॉकवाइज, तो हमें ये एंगल चाहिए। अब ये एंगल के लिए क्या करेंगे हम लोग? पहले ये 180 में से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है, तो ये हो गया आपका 24। अगर ये 24 निकल गया तो आप 360 माइनस 24 करोगे। सही है? यस। 336। आगे चलते हैं। ऑन द मैप द डिस्टेंस बिटवीन लेंथन एंड मिंगफील्ड इज 4.5 सेंटीमीटर। अच्छा, स्केल मैप का क्वेश्चन है। 4.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है बिटवीन लेंथन एंड मिंगफील्ड। द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन लेंथन एंड मिंगफील्ड is 9 kilometers. Find the scale map in the form of 1:n. अब आपको इसमें कोई यूनिट नजर आ रहा है जो इन्होंने बोला है, जिसमें हमें एक्सप्रेस करके देना है? इसमें कोई यूनिट है? इधर कोई यूनिट नजर आ रहा है? नहीं, इधर देखो, इन्होंने जो नहीं। स्केल मैप की फॉर्म पूछी हुई है उसमें कोई यूनिट नहीं है, ठीक है। उसमें अगर यूनिट नहीं है तो उसका मतलब है यूनिट सेम करके यूनिट कैंसिल करने पड़ेंगे अगर हम लोग को रेशियोज करना है। सेकेंडली यहाँ पे लिखा हुआ है 1। अच्छा, एक बात मैंने बताई हुई थी कि हमेशा स्केल मैप के फॉर्म में जो ये पहले लिखा हुआ होता है ना, ये मैप का होता है, और ये वाला रेशियो जो होता है वो किसका होता है? एक्चुअल का। याद आ रही है बातें? यस। इस हिसाब से अगर हम लोग देखें कि लेंटन और मिंगफील्ड का डिस्टेंस जो है वो 4.5 सेंटीमीटर है, तो वो असल में कितना है? 9 किलोमीटर्स है। तो हम इसको ऐसे रख सकते हैं, 4.5 सेंटीमीटर रेशो 9 किलोमीटर्स। ये आ गया मैप, ये आ गया एक्चुअल। अब क्या करेंगे? सेंटीमीटर में सेंटीमीटर में होता तो हम कैंसिल करते, तो 4.5 सेंटीमीटर और 9 को मल्टीप्लाई करूंगा 100,000 से, क्योंकि एक एक किलोमीटर में 1000 सेंटीमीटर होते हैं, और एक किलोमीटर में 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर्स, एंड 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो ये बन जाएगा 100,000। ये जाएगा 4.5 सेंटीमीटर रेशो 900,000 सेंटीमीटर। यूनिट और यूनिट अब कैंसिल हो गया। अब क्या करना है मुझे? एक और काम भी है कि मेरे पास पहले 1 लिखा हुआ है, तो किससे डिवाइड करूं 4.5 को कि 1 आ जाए? मैं 4.5 को किससे 4.5 डिवाइड से। करूंगे 1 आ जाए? फोर 4.5 से ही करूंगा। और अगर मैं एक जगह रेशो डिवाइड कर रहा हूँ तो दूसरी जगह भी करना पड़ेगा, तो ये हो गया हमारा 1। और यहाँ पे हम फिर सॉल्व कर लेंगे, ये बन जाएगा आपका 9 मिलियन अपॉन 45। अब इसको सॉल्व करते हैं। 45 1 जा 45, 45 2 जा 90 होता है, तो ये हो जाएगा 200,000। सर ये ये आंसर 45 है। कैसे आया? 4.5 था, डेसिमल रिमूव किया मैंने, 45 बन गया। अगर डेसिमल रिमूव करता हूँ, काउंट द डिजिट, आगे देखो कि कितने डिजिट्स हैं। एक ही डिजिट है तो ऊपर एक जीरो लग जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई बाय 10 होता है। अगर 2 डिजिट्स होते हैं डेसिमल के आगे तो मल्टीप्लाई बाय 100 होता है ऊपर। समझ गए? जी सर। एक्सपेंड एंड सिंप्लीफाई आसान है, आप बताते रहो आप लोग। सर 15x माइनस 10 आगे माइनस 6x माइनस 6 गलत, माइनस गलती 9 कर लो।
और अभी भी प्लस गलत कर 9 रहे हो। प्लस 9 प्लस 9। +9, गुड। ये हो जाएगा हमारा 9x और -1। डबल ब्रैकेट एक्सपेंशन है ये, 2x² माइनस 14x प्लस 3x माइनस 21। 2x² माइनस 11x माइनस 21। कोई इश्यू तो नहीं है? नो। अच्छा, बहुत बच्चे हैं, एक बड़ा स्टूपिड सवाल आता है मेरे पास, हमेशा आता है, हर तरह के बच्चों से आता है। अच्छे बच्चों को हटा के, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि इनमें क्वेश्चन में बोला हुआ क्या है। जो क्वेश्चन खास तौर पे नहीं पढ़ता ना वो बच्चा, वो पता है क्या कहता है कि सर इसके आगे क्या करें हम लोग, क्या हम मिडिल टर्म ब्रेकिंग करें, क्या हम ब्रैकेट्स बनाएं? तो भाई क्यों करना है? अगर वो कह रहे हैं एक्सपैंड करो, ब्रैकेट खोलो, खत्म करो ब्रैकेट, तो हम क्यों वापस से ब्रैकेट बनाएं? और अगर आप मिडिल टर्म ब्रेकिंग करोगे तो वापस से इसी क्वेश्चन में पहुंच जाओगे, तो फायदा उनके पूछने का। बातें समझ में आ रही हैं ये? तो अगर दिमाग में आ रहा हो कि यार मिडिल टर्म ब्रेकिंग हो सकती है इसकी, तो क्यों करनी है मिडिल टर्म ब्रेकिंग जब कहा जा रहा है एक्सपैंड? ठीक है, एक्सपैंड एंड सिंप्लीफाई। आगे, these are first four terms in a sequence, find expression in terms of n for the net term of this sequence। कॉमन डिफरेंस देखेंगे, कॉमन डिफरेंस सेम है या नहीं है? सेम है सर 6 का। सही है, फिर तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, 2 मार्क बहुत फ्री के। डिफरेंस हमारे पास क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। फर्स्ट टर्म क्या है हमारी? 1 है। ये बन जाएगा t इक्वल्स टू a प्लस डी ब्रैकेट n माइनस 1। टर्म इज इक्वल्स टू 1 प्लस 6n माइनस 1। टर्म इज इक्वल्स टू 1 प्लस 6n माइनस 6। 6n माइनस 5 आंसर है। आगे चलो। यस। मेंसुरेशन का क्वेश्चन आ गया। इसको, ये 3 मार्क का है, फिर भी इसको प्लान कर लेते हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं होगा। OMN is a sector of circle center O। ON is 20 सेंटीमीटर। इसका क्या मतलब है कि ये रेडियस है, ठीक है, एंड द एरिया ऑफ द सेक्टर इज 30 पाई। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब जरा देखते हैं x क्या होता है, एंगल थीटा। दिया हुआ क्या है हमें? एरिया। किसी मकसद से दिया हुआ है ना, हमें एरिया दिया हुआ है ताकि हम लोग सेक्टर का वो निकाल सकें, एंगल निकाल सकें। और हम फॉर्मूला किसका यूज करेंगे? ऑफ कोर्स, अगर एरिया ऑफ सेक्टर दिया हो तो हम एरिया ऑफ सेक्टर का ही फॉर्मूला यूज करेंगे, विच इज थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर। गॉट इट? यस। एरिया की जगह एरिया लिख देना 30 पाई, थीटा की जगह x लिख दिया अपॉन 360 टाइम्स पाई आर स्क्वायर, तो 20 स्क्वायर। इजी काम ये हो जाएगा कि आपने अगर पाई से पाई कैंसिल कर दिए। आगे क्या कर सकते हैं हम लोग? 30 मल्टीप्लाइड बाय 360 डिवाइडेड बाय 400 इक्वल्स x। ये मैंने क्या किया? मैंने 360 को भेज दिया उधर मल्टीप्लाई करने के लिए, क्योंकि वहां यहाँ पे वो x से डिवाइड हो रहा था। और मैंने क्या किया? मैंने 20 स्क्वायर को 400 किया और मैंने वहां जाके डिवाइड करवा दिया, क्योंकि यहाँ वो x से मल्टीप्लाई हो रहा था। कुछ बात समझ में आ रही है? यस। अब कुछ नहीं, मुझे सिर्फ सिंप्लीफाई करना होगा। 27 डिग्री हमारा आंसर आ रहा है। तो कितनी आराम से हो गया 3 मार्क का क्वेश्चन। यस। आगे, the mass of planet of Saturn is 5.7 times 10 to the power 26। The mass of planet Venus is 4.9 times 10 to the power 24। Easy. Calculate the difference in mass between Saturn and Venus। Difference in mass माइनस करना है। माइनस स्टैंडर्ड फॉर्म में हम जब भी कर पाते हैं जब आपकी पावर्स सेम हो। अभी तो पावर सेम नहीं है, बात करते हैं इस पे आगे। पहले लिख लेते हैं इसको। हम ये कर सकते हैं कि हम जो है वो 26 है तो उसको 24 बना लो, या 24 वाले को 26 कर दो।
आसान ये रहता है अमूमन कि 26 वाले को 24 कर दिया जाए। कैसे किया जाएगा? पावर मुझे 2 कम करनी है तो मैं 2 आगे लेके चले जाऊंगा, तो ये हो जाएगा 570 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 24 माइनस 4.9 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 24। जब ये काम हो जाएगा, नाउ आई कैन सब्ट्रैक्ट 570 माइनस 4.9, तो ये हो जाएगा आपका 560 5.1। आप लोग का नहीं आ रहा रिस्पॉन्स? जी 565.1 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 24। जब पावर सेम हो गई थी तो तब हम क्या कर पा रहे थे? जब पावर सेम कर दी है, अब हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो हम कर सकते हैं। जब ये ऐड या सब्ट्रैक्ट हो गया, अब आपका आगे क्या ये आंसर है? नहीं, बोल रहे गिव योर आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको लेकर आना है। 2 डेसिमल पीछे लेगा, ये हो जाएगा 5.651। 2 डेसिमल पीछे ले गया हूं तो 2 दफा पावर ऐड हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 26। जी, रीअरेंज द फॉर्मूला टू मेक x द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट x को बनाना है, सबसे पहले क्या करोगे? अंडर रूट से अंडर रूट रिमूव करना है, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर देंगे, एक साइड से कट हो जाएगा। फिर उसके बाद 3 यहाँ डिवाइड हो रहे हैं, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा वाई स्क्वायर से। फिर उसके बाद क्या करेंगे? 3y माइनस 2 इक्वल्स x। बन गया x सब्जेक्ट, 3y स्क्वायर माइनस। कॉन्ग्रुएंसी वाला क्वेश्चन, कॉन्ग्रुएंसी को प्रूफ करना सिलेबस से निकल चुका है। सिमिलैरिटी को प्रूफ कर सकते हो, अभी भी आता है, पूछा जाता है। कॉन्ग्रुएंसी को प्रूफ करना खत्म हो गया, लेकिन कॉन्ग्रुएंसी का कॉन्सेप्ट फिर भी मौजूद है। अगर शेप की ओरिएंटेशन चेंज की हुई हो लेकिन वो कॉन्ग्रुएंट हो, तो आपको लेंथ पता होनी चाहिए, कॉरेस्पॉन्डिंग लेंथ क्या है। इतना कॉन्सेप्ट छोड़ा है इन्होंने, बाकी सारा कॉन्ग्रुएंट का कॉन्सेप्ट निकाल दिया है। आगे चलते हैं। एफ इनवर्स ऑफ एक्स करना है, y इक्वल्स 10 प्लस 7x। x को सब्जेक्ट बनाना होता है इसके अंदर, तो हम कर देंगे y माइनस 10 इक्वल्स 7x, y माइनस 10 अपॉन 7 इक्वल्स x। जब ये हो जाएगा तो आप वापस से नाम चेंज कर दोगे, एफ इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू x माइनस 10 अपॉन 7। तो हमारे पास x को y बना दिया, y को x बना दिया। कैसे? पहले x को सब्जेक्ट बनाया, फिर x की जगह f इनवर्स ऑफ x लिख दिया। f इनवर्स ऑफ x ही तो y रिप्रेजेंट कर रहा है, और y की जगह x लिख दिया। तो ये इनवर्स का कॉन्सेप्ट हम पहले भी कर चुके हैं, समझ चुके हैं। अच्छा, ये सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट है। अभी डिस्कस करते करते ही आप लोगों को समझा रहा था मैं। तो यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है? यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है कि आपके पास एक रेक्टेंगल है और उसके अंदर एक और रेक्टेंगल है जो कि मैथमेटिकली सिमिलर है। मैथमेटिकली सिमिलर का क्या मतलब है? कि किसी स्केल फैक्टर से इनकी हाइट इंक्रीज हुई, लेंथ इंक्रीज हुई हुई होंगी। लेंथ लेट से 2 गुना हुई हुई हो, 3 गुना हुई हुई हो, ये सारा कॉन्सेप्ट है। तो हमें ये सिमिलैरिटी लगानी पड़ेगी पहले। इट्स लाइक कि अगर हमारे पास पी क्यू और ए बी कॉरिस्पॉन्डिंग है, तो वी कैन से दैट अगर 8 है तो उनकी क्या है? 12 है। अब क्यू आर का कॉरिस्पॉन्डिंग बी सी है, तो हम बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास 8 है तो 12 है, और अगर हमारे पास क्यू आर होगा तो उसके लिए क्या है? 9 है। याद रहे, ये बड़े वाले के लिए, ये बड़े वाले के लिए कॉलम रखा हुआ था, या हमने छोटे वाले के लिए कॉलम रखा हुआ था? तो छोटे वाले की लेंथ आ गई 8, तो उसकी कॉरिस्पॉन्डिंग बड़े वाले की लेंथ कितनी होगी? 12। छोटे वाली की कॉरिस्पॉन्डिंग लेंथ आ गई जो हमें निकालनी, छोटे वाली की लेंथ आ गई अगर क्यू आर जो हमें निकालनी है, तो उसकी कॉरिस्पॉन्डिंग आ गई 9। आ रही है बात समझ में? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 12 इक्वल्स क्यू आर। कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। ठीक है, तो ये लेंथ कितनी होगी आपकी? फिर 6 हो जाएगी। अगर कोई ऐसे करना चाह रहा है कि 8 है तो 12 है, और x है तो 9 है, ये भी कर सकता है, सेम आंसर आएगा ऑफ कोर्स। ठीक है, तो 6 सेंटीमीटर की हमें पता चल गई इसकी लेंथ क्यू आर। अब क्या करना था? फाइंड द शेडेड एरिया। अब तो बहुत आसान हो गया क्वेश्चन।
3 मार्क का क्वेश्चन काफी आसान हो गया। एरिया अब पूरे का निकालोगे। सबसे पहला काम पूरे का एरिया निकलेगा। तो एरिया निकालने का रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। एरिया इज इक्वल्स टू 12 मल्टीप्लाइड बाय 9, 12 9 जा 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया आपका पूरे रेक्टेंगल का आ गया। मेंशन कर दोगे तो ज्यादा अच्छा है। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ABCD ऐसे मेंशन कर दोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद हमें क्या करना है, हमें इसके अंदर से जो बीच में नजर आ रहा है हमें उसको निकालना है। हमें ये नहीं चाहिए ये वाला पार्ट, तो इसी को माइनस करना पड़ेगा। तो इसको कैलकुलेट करते हैं। इसका क्या एरिया होगा? एरिया इक्वल्स 6 मल्टीप्लाई बाय 8 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब शेडेड निकालने के लिए क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 108 माइनस 48 100 माइनस 40 60 आंसर है इसका। कोई मसला तो नहीं है अभी तक? बहुत इजी चल रहा है पेपर। ये 6 नो सर। मल्टीप्लाई बाय 8 वाला। अब्दुल्ला आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, आप कुछ कहना चाह रहे हो? सर ये 6 मल्टीप्लाई बाय 8 ये कैसे आया? एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाला ना अंदर वाले का। ओ अच्छा। सही है। ये 6 कैसे आया, ये सवाल तो नहीं पूछना चाह रहे हो? जी सर ये कैसे आया? बता देता हूँ। देखो, रेशोस का कॉन्सेप्ट है, सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट है, मैथमेटिकली सिमिलर है शेप, सिर्फ इनलार्ज हुआ है। आप क्या कर सकते हो? 12/8 इक्वल्स, ऐसे देख लो। चलो मैं बताता हूँ। किसी रेशो से तीसरा तरीका बता रहा हूँ। किसी रेशो के जरिए अगर ये बढ़ाई गई है लेंथ, तो आप लोग देखोगे किस रेशो के जरिए बढ़ाई गई है। अगर 8 और 16 होती तो आप बोलते सर 2 गुना बढ़ी है लेंथ। ऐसा ही है ना? जी। अगर लेट से 16 लिखा होता और 8 लिखा होता आप बोलते सर पूरी लेंथ 2 टाइम्स हो गई है। तो अभी 8 और 12 लिखा हुआ है, तो आपने लिखा 12 और आपने नीचे लिखा 8। ये हो गया 4 3 12 एंड 4 2 8। ये 1.5 का स्केल फैक्टर है। इसका मतलब है लेंथ आपकी, हर लेंथ रेक्टेंगल की, मतलब लेंथ और ब्रेथ ही तो होती है, तो लेंथ भी अगर 1.5 से स्केल फैक्टर से बड़ी हुई है तो आपके पास इसकी ब्रेथ भी स्केल फैक्टर से बढ़ेगी। कितना? 1.5 से। अगर इसकी हमें दी हुई है 6, इसकी अगर सॉरी इसकी अगर हमें दी हुई है 9, तो इसकी निकालने के लिए क्या करेंगे? डिवाइड करना पड़ेगा, कोई छोटा है तो हम करेंगे 9 डिवाइड बाय 1.5। अभी कुछ समझ में आया? जी सर। सही है। या फिर ये तरीका है कि अगर हमारे पास 12 है लेंथ, तो उसी कॉरिस्पॉन्डिंग लेंथ 8 है। देख सकते हो जिनको मैंने पिंक से हाईलाइट किया हुआ है, 12 और 8। ठीक है। या फिर हाँ, मतलब ये वाला करने के बाद फिर क्या करोगे? हमें ये चाहिए था QR और 9, तो इनका रेशियो ले लोगे। तो अगर 9 है तो X है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा। फैक्टराइज करना है, आसान है ये क्वेश्चन। रीअरेंज कर लोगे तो और बेटर हो जाएगा। जैसे हम रीअरेंज कर लेते हैं इसको। 2xy माइनस 6x प्लस 7y माइनस 21। कॉमन ले लेते हैं यहाँ से। 2 और x कॉमन है, 2x। अंदर क्या आएगा? y माइनस 3। और यहाँ पे क्या कॉमन है? +7। अंदर क्या आएगा? y माइनस 3। y माइनस 3 पहले लिखोगे आप लोग, y माइनस 3। और पहले लिखे बाद में लिखे मसला नहीं होता, लेकिन उसको एक ब्रैकेट में लिख देंगे और रिमेनिंग को दूसरे ब्रैकेट में। y माइनस 3 और 2x प्लस 7। इसमें भी साइन मिस्टेक बहुत 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 ज्यादा होती है, तो साइन मिस्टेक नहीं करना प्लीज, ध्यान से करना है क्वेश्चन। अच्छा, 3a² माइनस 12b²। 3 कॉमन लेते हैं सबसे पहले। फैक्टराइजेशन है, हम कुछ नहीं कर सकते, थर्ड आइडेंटिटी नहीं लग रही, तो आपको सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा? बेसिक कॉमन तो लो। जैसे अभी आपने बेसिक कॉमन लिया, बेसिक कॉमन लेने से क्या हो जाएगा? a² माइनस 4b²। 3a² है तो यहाँ पे लिख देंगे a² माइनस 2b का होल स्क्वायर। अंदर थर्ड आइडेंटिटी पॉसिबल है, अंदर थर्ड आइडेंटिटी लगेगी, बाहर 3 एज इट इज रहेगा, तो ये हो जाएगा a माइनस 2b एंड a प्लस 2b। कोई सवाल?
अच्छा, द अटेंडेंस एट क्रिकेट मैच इज 36,000 करेक्ट टू द नियरेस्ट 1000। नियरेस्ट 1000 का क्या मतलब है? एरर 1000 का है, लिमिट्स 500 की हैं प्लस माइनस। राइट डाउन द मिनिमम नंबर ऑफ पीपल एट द क्रिकेट मैच। मिनिमम नंबर ऑफ पीपल कितने होंगे? 3550। कैसे? मैंने 36,000 से 500 माइनस कर दिया, मैंने लोअर बाउंड निकाल दिया क्योंकि दे आर आस्किंग फॉर द मिनिमम नंबर ऑफ पीपल। A number of males attending the match is 21,000 correct to the nearest 500। इस बार 500 का एरर है, 250 की लिमिट्स होंगी। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ फीमेल्स दैट कुड बी अटेंडिंग द क्रिकेट मैच। अब आप लोग को ये समझना है कि सब्ट्रैक्ट करके होगा। अपर बाउंड लोअर बाउंड सब्ट्रैक्टिंग का गेम है इसके अंदर। क्यों सब्ट्रैक्टिंग का गेम है? क्योंकि अगर हमें टोटल पॉपुलेशन पता है, हमें मेल पता है, तो हमसे क्या पूछी जा रही है? फीमेल पूछी जा रही है, तो हमें माइनस माइनस ही तो करना पड़ेगा। अब क्या करेंगे इसके अंदर, समझते हैं, इसमें अक्सर कंफ्यूजन होती है। हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ फीमेल्स चाहिए, इसका मतलब हमें अपर बाउंड चाहिए फर्स्ट थिंग। अगर हमें अपर बाउंड चाहिए तो हम टोटल को मजीद बढ़ा देंगे और जो हमारे पास चीज माइनस हो रही है उसको और कम कर देंगे, तो ये हो जाएगा 21,000 और इसमें से 250 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2750। इतना तो आता ही है ना, 21,000 माइनस 250 कर रहा हूं मैं। कंफ्यूजन तो नहीं है कोई? यस अब्दुल्ला? नो सर। ओके, अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है। सबसे पहले 20,000 है, 3,650 से माइनस कर दो, 36,500 से माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा हमारा 2000 माइनस करवाया मैंने, 2000 माइनस करो तो ये हो जाएगा 16,000। एक मिनट, हाँ 16,500 हो जाएगा। ठीक है, उसके 15,000 बाद क्या करेंगे? उसके अंदर से हमें मजीद 750 निकालना होगा। जी जैद, अब आप बोलो क्या कह रहे हो? 16,000 16,000 पहले और उसके बाद उसमें से 750 माइनस कर देंगे। 16,500 में से 750 माइनस कर देंगे तो 15,000 और 15,000। एक मिनट रुको। um, 20,000 माइनस किया हमने, मुझे एक मिनट, आपकी बात नहीं समझा फातिमा। सर 15,750 ये आ रहा है। नहीं, मैं क्या सोच रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, वेट। अच्छा, 750 माइनस कर रहे हैं ना? ठीक है, पहले 500 माइनस करा तो ये हो गया 16,000, फिर आपका आ रहा है। ठीक है, ओके ओके गुड, तो ये हो जाएगा हमारा 15,750। ठीक है। 100 बैटरीज आर टेस्टेड टू सी हाउ लॉन्ग दे लास्ट। टेबल शोज द रिजल्ट। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है, फ्रीक्वेंसीज हैं, ठीक है। कंप्लीट करना है इसको। कंप्लीट कैसे करेंगे हम लोग? फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास विड्थ करेंगे ताकि फ्रीक्वेंसी डेंसिटीज आ जाए। जैसे हमारे पास 10 से 15 के लिए क्या होगा? 10 से 15 के लिए हम लोग कर सकते हैं, गैप कितना है? 5 का है। फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास विड्थ कितनी है? 5 है, तो हमारे पास कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। ये 2 तक बनाना होगा 10 से 15 का। उसका बनाया हुआ है सेकंड का 21 तक। 21 से 30 तक का देख लेते हैं। उसमें उसमें क्लास वेट कितनी है? 9 है। क्लास वेट क्या होती थी? अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट को माइनस कर देते, तो क्लास वेट 9 है, तो 36/9 कर देंगे, 4 आएगा आंसर। 21 से 30 तक 4 है। आगे चलते हैं। 30 से 50 में क्लास वेट कितनी है? 20 है। 30 फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास वेट होती है, तो 30 डिवाइड बाई 20 हो जाएगा 3.2, 1.5, 1.5 पे 1.5 तक हमें बनाना है। ये रहा। ठीक है, ओके आगे चलते हैं। इंडाइसेस। बाहर ब्रैकेट में क्या है हमारे पास? पावर 3 है। ब्रैकेट्स की वजह से पावर क्या होती है? मल्टीप्लाई होती है, तो ये हो जाएगा a³ x 3b।
किससे मल्टीप्लाई होंगी? बेस से नहीं कराना, पावर मल्टीप्लाई होती है, मतलब ब्रैकेट इज इन बिटवीन। ये हो गया आपका। अब ए भी अननोन है, बी भी अननोन है, एक्स भी है इसके अंदर। ये भी क्वेश्चन कंपैरिजन में जाएगा। जब भी एक ही इक्वेशन हो और दो से तीन तीन अननोन्स हो तो ये कंपैरिजन में जाता है। कंपैरिजन कैसे होगी? एक्स का कोफिशिएंट है ए क्यूब यहाँ पे, और x4 का कोफिशिएंट है 27 यहाँ पे, तो इनको आइसोलेट कर दो, अलग कर दो। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे? क्यूब रूट लगाओगे और a की वैल्यू आ जाएगी आपकी। क्यूब रूट ऑफ 27 क्या होता है? थ्री। सर 3। 3। गुड। अच्छा, अब इसके बाद क्या करोगे? x और x को कंपेयर करके अलग करोगे, आइसोलेट करके सॉल्व करोगे इसको, तो 3b इक्वल्स x4। बेसिस सेम है, काट दो, पावर्स पे डील करेंगे, पावर्स में खेलेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 4/3। ठीक है, एनी क्वेश्चन? आगे चलते हैं। ए इज द पॉइंट। आज मेरे अंदर बिल्कुल एनर्जी नहीं है, आंखें आधी बंद हो रही हैं, और कोई गलती वलती करूं तो आप लोग बता देना। ए इज अ पॉइंट -2 3 एंड बी इज अ पॉइंट 4 एंड 7। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट तो निकल जाएगा आराम से। 1,5। कुछ नहीं किया हमने, x1 और दोनों के x को ऐड करके डिवाइड बाय 2 किया, दोनों के y को ऐड करके डिवाइड बाय 2 किया, तो मिड पॉइंट आ गया। अच्छा, द लाइन L इज लोकस ऑफ अ पॉइंट दैट इज इक्वल डिस्टेंट। इक्वल डिस्टेंट का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस। तो अगर एक लाइन ए भी है और उससे जो है लाइन एल इज एज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट दैट इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। तो एक लाइन एल है, वो इक्वल डिस्टेंट है फ्रॉम लाइन ए एंड लाइन बी, तो इसका मतलब है वो कहाँ से गुजर रही होगी? बिल्कुल बीच में से। तो ये क्या कॉन्सेप्ट आ गया? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का। सर लोकस खत्म नहीं हो गया था? लोसाई तो खत्म हो गया था बिल्कुल, लेकिन ये इक्वल डिस्टेंट वर्ड तो बहरहाल फिर भी यूज कर सकते हैं। लेकिन ये जो पूरा क्वेश्चन चल रहा है, ये अभी जो हमें ये क्वेश्चन मिला है, ये हम क्वेश्चन छोड़ ही नहीं सकते इस बात पे कि लोसाई हट गया है, क्योंकि ये क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। ठीक है, सही। तो उसको कंप्लीट तो करना है, हो जाएगा। इक्वल डिस्टेंट का मतलब बहरहाल मैंने आप लोगों को बता दिया, वो भी शायद इन्होंने वर्ड वगैरह तो हटा दिए थे, इक्वल डिस्टेंट और ये सारे एंगल बायसेक्टर के, लेकिन खैर, या परपेंडिकुलर बायसेक्टर के, लेकिन खैर फिर भी इक्वल डिस्टेंट बहुत आसान टर्म है। इक्वल डिस्टेंस का मतलब होता है कि इक्वली डिस्टेंस में काटी हुई हो, जैसे यहाँ काटी है मैंने, या बाइसेक्टर का कॉन्सेप्ट है। अब क्या करेंगे? ए बी का हम लोग क्या निकालना पड़ेगा? पहले ग्रेडियंट। ग्रेडियंट निकालने के बाद क्या करेंगे? क्योंकि परपेंडिकुलर लाइन बनेगी, तो ग्रेडियंट निकालने के बाद हम लोग करेंगे इसको साइन चेंज एंड रेसिप्रोकल। उसके बाद क्या करेंगे? मिड पॉइंट को यूज करके हम लोग इक्वेशन ऑफ द लाइन बना देंगे, तो हमारे पास जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर रहा था उसकी लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइन आएगी हमारे पास। कर लेते हैं, हो जाएगा। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। 2/3 आ रहा है, किसका आ रहा है? ए बी का आ रहा है, तो हमें किसका चाहिए? हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का चाहिए, लाइन एल का चाहिए, तो ये हो जाएगा -3/2। समझ में आई बात? ओके, उसके बाद क्या करेंगे? क्योंकि बाइसेक्टर है तो मिड पॉइंट से गुजर रहा होगा। y इक्वल्स टू mx प्लस सी, वाई इक्वल्स टू -3/2 x प्लस सी। y की जगह आप लोग क्या डालोगे? 5 इक्वल्स टू -3/2। x की जगह क्या डालेंगे? 1 प्लस सी। अब वही वाली गलती दोबारा बता रहा हूँ, पहले भी बता चुका था, 2 नहीं भेजना वहां पे। 2 नहीं जा सकता जब तक पूरे डिनोमिनेटर में नहीं होगा, जब तक नहीं जाएगा। तो एक काम ये कर सकते हैं, डायरेक्ट यही उठा के वहां भेज दें, तो ये हो जाएगा 5 + 3/2 इक्वल सी। एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 13/2 इक्वल्स टू सी। फाइनल इक्वेशन बनेगी हमारे पास y इक्वल्स -3/2 x प्लस 13/2। ये आपका आंसर है। और यू कैन से कि अगर हम लोग पूरा डिनोमिनेटर सेम कर रहे हैं -3, ये बात भी बार बार बता चुका हूँ, तो कोई कंफ्यूज नहीं होना। अक्सर मार्किंग स्कीम देख के बच्चे कहते हैं हमारा आंसर गलत है,
वो आंसर गलत नहीं होता, आंसर अरेंज होता। तो अगर कोई अरेंज करके लिखना चाह रहा है इस तरीके से, तो ये भी आंसर वैलिड है 100%। all terms are in positive and all terms, कोई भी टर्म फ्रैक्शन में नहीं है, सारे इंटीजर्स में। तो ये इसलिए किया जाता है, अदर देन दैट इसकी जरूरत नहीं है। उसमें क्वेश्चन में लिख के देता है और इक्विवेलेंट। अच्छा, उसके बाद क्या लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ओ ए बी सी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। ओ ए 2A है, ओ सी 3C है, सही। और ये मैंने टेस्ट में दिया था, मुझे ऐसे ही मैं अभी यही देख रहा था कि यार ये देखा देखा लग रहा है, तो उसको दिल्ली भी कर सकते हैं। ये 3C है, वो M इसका मिड पॉइंट था। A और A इसमें कितने आए थे फातिमा आपके? 48 आए। कहाँ 2 मार्क मिस कर दिए लड़की? पूरे मार्क्स लेके आने थे। लास्ट टेस्ट था हमारा, उसमें तो लेकर आने थे। सर फातिमा और अजीब टॉप करेंगे इंशाल्लाह। मतलब टॉपिकल्स के लास्ट टेस्ट था ना हमारा ये, बस इसके बाद तो कोई टॉपिकल टेस्ट नहीं होगा। आई वाज होपिंग कि यार चलो फुल मार्क्स वाला बच्चा कोई होता, लेकिन चलो जबरदस्त। 48 भी बहुत जबरदस्त है माशाल्लाह से। अब मॉक में कितने लाने हैं फातिमा? इंशाल्लाह इंशाल्लाह आएगा, पूरे का इरादा रखो, ये स्टार आएगा इंशाल्लाह। तो मॉक अभी कल है इंशाल्लाह, अच्छी प्रैक्टिस करके आना। मैं अभी भी बता दूं, एक एक चैप्टर की प्रैक्टिस करनी है, एक एक चैप्टर। कोई भी ये नहीं बोलना कि यार इस सर ने नहीं दिया होगा। सब कुछ दे सकता हूँ, सब टॉपिक में से सब कुछ दिया है। अलजेब्रा में से भी भर भर के दिया है, कंप्लीटनेस स्क्वायर मेथड है, फैक्टराइजेशन है, ईच एंड एवरीथिंग। पेपर मेरे हिसाब से बहुत इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग से मुराद है मजा आएगा करते हुए। 11 पेपर भी काफी बस इंटरेस्टिंग था, उसमें बहुत सारी चीजें थी। ये वाला पेपर हम्म, नहीं नहीं, मुझे नहीं लग रहा इतना मुश्किल है। मुश्किल नहीं, इंटरेस्टिंग। हाँ इंटरेस्टिंग तो था, बिल्कुल सही कह रहे हो। बहरहाल इसको कंप्लीट करते हैं फिर, बस खत्म करते हैं कंप्लीट करके। अच्छा, ओ भी निकालना है। ओ बी के लिए हम क्या कर सकते हैं? ओ से सी जा सकते हैं एंड सी से बी जा सकते हैं। तो ओ से सी हमारा 3C है, एंड देन सी से बी हमारा 2A है। तो फिर हमारे पास आ जाएगा ये 2A प्लस 3C, या 3C प्लस 2A, एक ही बात है। अच्छा, एक्सप्रेस एज सिंपली एज पॉसिबल इन टर्म्स ऑफ A एंड C। ए एम निकालना है। ए एम निकालने के लिए कहाँ जा सकते हैं? A से B एंड देन B से M। तो ये A से B 3C है एंड B से M में हमें उल्टा जाना पड़ रहा है, तो ये हो जाएगा -A। ए क्यों आया? क्योंकि ये पूरा का पूरा अगर 2A था और ये आधा आधा बांट दिया है, तो ये A और ये A होगा। और ऑल्सो डायरेक्शन वैसी है, तो हम जा कैसा रहे हैं? हम उल्टा जा रहे हैं, हम यूं जा रहे हैं, तो इसलिए माइनस आया है यहाँ पे। आई होप किसी को भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अच्छा, बाकी बच्चों ने मुझे टैली करके नहीं बताया मार्क्स, सिर्फ फातिमा ने ही बताया मुझे। तो फिर अब्दुल्ला और जैद, आप लोग सब भी बेटा टैली करो, सॉल्यूशन आप लोग के पास पड़ा हुआ है, और अच्छा, मुझे बताओ फिर कितने मार्क्स आए, ठीक है। ओके। ए टी फाइंड करना है। ए टी के लिए कोई रेशो भी गिवन है? रेशो गिवन है, ओ टी एंड टी भी गिवन है रेशो। अच्छा, ए टी फाइंड फाइंड करना है, तो ए टी के लिए हम रास्ता ये चूज कर सकते हैं कि ए से बी एंड बी से टी। अब बी से टी नहीं है हमारे पास, लेकिन पूरा ओ बी मौजूद है। तो रेशो क्या दिया हुआ है? ओ टी रेशो 2 है, टी बी रेशो 1 है। और अगर पूरे की बात करें ओ बी की, तो ओ बी हमने निकाला था, ये रहा। तो ये कॉन्सेप्ट है कि अगर पूरा ओ बी 2A प्लस 3C है, तो हमें अगर बी टी चाहिए, तो इट इज बेसिकली टोटल रेशियो इज 3 एंड दिस इज 1। सो वी कैन से दैट इट इज 1/3 ऑफ 2A प्लस 3C। ये क्या चीज निकाल ली हमने? बी टी निकाल ली। वन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि यहाँ पे माइनस भी आएगा। रीजन, इफ वी आर गोइंग फ्रॉम बी टू टी, तो मैंने पहले ही माइनस लगा दिया, ये बात भी याद रखना। ऑल क्लियर? सर इसको ऐसे चलो, लाजमी, अगर इसको हम डायरेक्ट 2 ए प्लस 3C अपॉन 3 लिखें तो?
2a प्लस 3c अपॉन 3 पूरे पे अपॉन 3 और माइनस 2a माइनस 3c अपॉन 3 कह रहे हो। जी मतलब ऐसे कोई माइनस मसला नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हो वैसे भी लिख सकते हो, जो आप कह रहे हो ऐसे भी लिखते हैं कुछ बच्चे, -2a/3 प्लस सॉरी माइनस c, ऐसे भी लिखते हैं। क्यों कैसे आया c? क्योंकि उन्होंने क्या किया, -3c/3 से 3 भी कैंसिल कर दिया, तो ऐसे भी लिखा जाता है। अमूमन मार्किंग स्कीम में ऐसे मिलता है, तो कोई मसला नहीं है। सही। अच्छा अब क्या करेंगे आगे, मैं ऐसे लिखता हूँ तो कोई मसला नहीं है। अच्छा बी टी है तो ए बी प्लस बी टी, तो अगर हमारे पास आ जाएगा 3c, रास्ता क्या लिया है हम लोगों ने, फॉर ए टी वी कैन टेक ए बी देन बी टी, तो ए टी आ जाएगा, तो ए बी जो है वो 3c है और बी टी जो है वो हमारा आ जाएगा माइनस, अब इसको माइनस एक्सपैंड भी कर रहा हूं मैं, -2a-3c अपॉन 3, और ये अपॉन 1 में है तो ये मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9c -2a-3c अपॉन 3। आगे सॉल्व करेंगे, फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6c-2a/3, तो ये भी दे सकते हो आंसर, या अगर किसी ने ये दे दिया 6c/3 -2a/3 और इसको सॉल्व कर लिया तो 2c-2a/3 भी दे सकते हैं आंसर। दोनों चीजें लिखी हुई है मार्किंग स्कीम में, ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा यूज कर रहे हैं। जी ये 3 और 6 सिंपलीफाई नहीं हो सकता? 3 और 6 कौन सा वाला, आंसर में ये जो वाला, जी ये आंसर में जो आया, नहीं आंसर में जो आया 6 ही आया ना नीचे ये 3 वाला, ये जी जी ये बात याद रखना हमेशा कि यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई लिखा होता ना तो आप कैंसिलेशन कर सकते हो, अगर प्लस या माइनस लिखा हुआ है तो ये एक जब तक ऊपर सॉल्व नहीं होगा तो आप कैंसिल नहीं कर सकते। मल्टीप्लाई लिखा हुआ होता है तो उसको अलग अलग आप कैंसिलेशन कर सकते हो, समझ रहे हो जैफा? जी सर ठीक है। सही है, तो माइनस लिखा हुआ होगा तो कैंसिलेशन प्लीज नहीं करना, ये भी कॉमन मिस्टेक है, बच्चा करता है। पता है कैसा क्वेश्चन होता है, अक्सर ये क्वेश्चन आता है उनके पास, लेट से ये आया है और नीचे लिखा हुआ है लेट से नीचे लिखा हुआ है 4, नीचे लिखा हुआ है x² फॉर एग्जाम्पल, ऐसे ही बना दिया मैंने, ये क्वेश्चन है। तो पता है क्या करता है, बोलता है सर ये x² कट गया 5x + 6 आंसर हो गया। ऐसे नहीं करना प्लीज, एडिशन है इसका मतलब है ये पूरी एक ही टर्म है, ये अलग अलग 3 टर्म है, सॉरी एक ही टर्म नहीं, अगर एक टर्म होती तो हम कैंसिल कर सकते थे, ये अलग अलग टर्म है, इट्स लाइक कि अलग अलग टर्म्स हैं तो हम क्यों एक से कैंसिल करके उसको खराब करें। अच्छा एक बात और है, चलो इस तरह समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये कॉमन मिस्टेक है, इसमें थोड़ा ज्यादा ध्यान दूंगा मैं। देखो अभी मैंने एक एग्जाम्पल दी लाइक दिस, तो मुझे एक बात बताओ, सब मुझे एक बात बताना, अगर मेरे पास ये ऐसे लिखा हुआ आ गया तो ये जो नीचे x² है ये किससे डिवाइड हो रहा है, कैसे समझाओगे, ये किससे डिवाइड हो रहा है बता सकते हो? क्या ये x² से डिवाइड हो रहा है ऊपर वाले, क्या ये 5x से डिवाइड हो रहा है, क्या ये 6 से डिवाइड हो रहा है? नहीं, ये तीनों से डिवाइड हो रहा है। तीनों से डिवाइड होने का मतलब है या तो इसको इंडिविजुअल डिवाइड्स में ले जाओ, अगर आप ऐसे कर दोगे तो आपने सिर्फ इसके साथ डिवाइड करा के ही इसको खत्म करवा दिया, तो इनके साथ क्यों नहीं करवाया? कुछ बात समझ में आ रही है अब? ऑन द अदर हैंड अगर यहाँ लिखा होता 2x² या लिखा हुआ होता चलो 2 मल्टीप्लाइड बाय x² अपॉन x², तो इसमें क्यों कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि भाई इसके अंदर ये मल्टीप्लाई होके एक टर्म बन सकते हैं, और जब ये एक टर्म बन जाएंगे तो ये कैंसिल हो सकते हैं, क्योंकि ये पूरी एक टर्म बन गई। अब बात समझ में आ रही है? तो ये पूरा 2x² अपॉन x² है, अब समझ में आ रहा है कुछ? ठीक है, तो जैफा ये बात क्लियर हो गई, ये गलती नहीं करना, अक्सर बेध्यानी में भी ये गलती हो जाती है। जी सर। अच्छा, show that ATM is a straight line, ATM, A T and M, AT तो हमसे निकलवाया है, हमें TM भी निकालना पड़ेगा ताकि हम ये दिखा सकें कि ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं A T and M, फिर हम फाइंड कर सकें इसका, तो हमें आराम से मार्क मिलेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, अभी TM निकालना है। TM कैसे निकालेंगे, T से B चले जाओ एंड B से M चले जाओ, आराम से मिल जाएगा TM। T से B, T से B क्या होगा, हमने T से B भी निकाला था, हमने BT निकाला था, तो हम अब इस बार इसको सीधा कर देते हैं, माइनस हटा देते हैं।
और बी से एम तो माइनस ए हो जाएगा ये, ठीक है, क्योंकि बी से एम में माइनस क्यों होगा, क्योंकि डायरेक्शन इस साइड की थी, ऊपर की तरफ थी, हमें बी एम जाना पड़ रहा है, एम बी नहीं है, बी एम है, तो माइनस ए लिख दिया। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 2a प्लस 3c माइनस 3a अपॉन 3, ये बन जाएगा हमारा 2a, और अच्छा ये बन जाएगा हमारा 3c माइनस a अपॉन 3, ये आपका क्या आ गया, टी एम आ गया। इफ वी कंपेयर इट विथ ए टी, तो आप लोग देख सकते हो कि ए टी में न्यूमरेटर 2 टाइम्स हुआ हुआ है इसके, तो मतलब क्या होगा इसका कि ए टी इज बेसिकली 2 टाइम्स ऑफ टी एम, ए टी इज इक्वल्स टू 2 टी एम। अगर कोई ये भी लिख दे ना तो कोई मसला नहीं है, आंसर सही है। या फिर कोई ये लिखना चाह रहा है कि ए टी इज 2 टाइम्स ऑफ टी एम, मतलब वो लिख रहा है, इन वर्ड्स लिख रहा है ये, तो भी कोई मसला नहीं है, मार्क मिलेगा। तो आइदर इक्वेशन लिख दो या स्टेटमेंट लिख दो, आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। जी सर। तो ये आपका पेपर था। इसमें अगर मैं एक इवेल्युएट करूं कि इसमें ट्रिकी क्वेश्चन कौन सा था, पेपर को देखूं तो 27 आसान इसलिए भी कह सकते हैं होगा क्योंकि आप लोगों ने इसका क्वेश्चन किया हुआ था, लेकिन ये बेसिक वेक्टर से मुश्किल नहीं है, तो इसको मैं मुश्किल कंसिडर नहीं करूंगा। मुश्किल बात क्या है, यहाँ फंस सकते थे, अक्सर फंस जाते हैं बच्चे कि यार यहाँ पे क्या होगा, तो एक कंपेयरिंग का सीन था। दूसरा मोस्ट लाइकली कहाँ फंसोगे, इस पे फंस सकते थे कि सिमिलैरिटी वाला पॉइंट अक्सर बच्चा मिस कर जाता है, तो उसको नहीं पता चलता कि लेंथ तो दी हुई नहीं है, उसको क्वेश्चन को इनवैलिड किया था। तो एक ये मुश्किल है जिसमें आप क्या कितने लूज कर सकते थे, 3 मार्क्स लूज कर सकते थे। दूसरा सर वो इसमें मेंसुरेशन वाला भी मुश्किल है, कैलकुलेशन वाला कौन सा वाला, वो ऊपर जिसमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालना था। हाँ चलो उसको भी कंसिडर कर लेते हैं, चलो मुश्किल। ये भी इस पे 100% है कि इसमें गलती करता बच्चा, एक वीक बच्चा गलती करता, अच्छे बच्चे नहीं करते, इसमें वीक बच्चा जिसके स्टैंडर्ड फॉर्म्स आता है उसको, लेकिन इतनी प्रैक्टिस नहीं है, तो वो इसमें गलती करेगा, ठीक है। अच्छा तो ये हो गया। अगर हम मार्क्स गिनने पे आए तो हमने क्या करा है, 3 मार्क्स हटा दिए 21 वाले क्वेश्चन में से, 1 मार्क मैंने हटा दिया, कहाँ से, क्वेश्चन 17 से 1 मार्क हटा दिया। और चलो अगर उजैफा कह रहा है तो ये पूरे 3 मार्क हटा देते हैं इसके अंदर से, तो अभी तक मैंने 7 मार्क हटा दिए हैं। अच्छा ये इस बता दूंगे, थोड़ा बहुत बच्चा कुछ ना कुछ तो कर सकता था इसमें, 1-2 मार्क अचीव कर लेता, लेकिन चलो अगर हटाते हैं तो 7 मार्क अभी हट गए। एनेट टर्म सही बहुत यार, आसान था, बहुत ये भी आसान है। आसान था, ये भी आसान है, ये भी आसान है, कहाँ फंसा होगा। चलो ये अगर मिस कर दिया हो, क्योंकि मैं भी इसमें घूम गया था, इसको कंसिडर करते हैं कि इसको छोड़ो, तो 1 मार्क यहाँ पे कट गया। फिर क्या है, फिर कहाँ पे परेशानी होगी, यहाँ पे भी कंफ्यूजन होगी बच्चों को। किसी बच्चे ने अगर डिनोमिनेटर सेम कर लिया तो फिर उसके लिए आसान है, अगर नहीं कर पाए तो फिर यहाँ पे भी 2 मार्क काट देते हैं। तो ये कितने मार्क हो गए हमारे, अभी 10 मार्क हो गए। चलो सेंटर नहीं निकाला, जल्दबाजी में सेंटर भूल जाते हैं या सेंटर निकालने का दिल नहीं चाहता, क्योंकि बाकी पेपर की फिक्र होती है और फिर एंड टाइम पे टाइम नहीं बचता, तो सेंटर रह जाता है, तो 1 मार्क सेंटर का भी हटा देते हैं। 11 मार्क्स कट गए अभी। यूनिट कन्वर्जन भूल गए बच्चे, अक्सर भूल जाते हैं, 12 मार्क कट गए, ठीक है। और इसमें घूम सकते हैं, इन दोनों में से कोई एक तो हो ही जाएगा एटलीस्ट, तो ये आपके 13 मार्क हो गए, 13 मार्क कैंसिल हो गए, बाकी पेपर बहुत आसान है। तो हमने देखो एक वर्स सिनेरियो रखा, 13 मार्क, चलो इसके ब्रैकेट वाले क्वेश्चन से भी मार्क्स भी हटा देते हैं, ये वाला भी हटा देते हैं, दोनों ही हटा देते हैं इनको, कि न्यू न्यू सा था ना, ये हटा दिया हमने। 14-15 मार्क कट रहे हैं। अब अगर हम इसी पेपर का थ्रेशोल्ड देखते हैं कि P1 में कितने ग्रेड पे ए मिल रहा था, तो जरा देखते हैं। हमने क्या किया, हमने 15 मार्क हटाने हैं, 65 मार्क्स आएंगे 80 में से। अभी 80 क्यों काउंट कर रहा हूँ, क्योंकि ये पुराना सिलेबस है, उसके हिसाब से था। ये 2023 का क्वेश्चन पेपर है, समर, ओके। आप लोगों को ए मिलेगा 1-1 है ना, आप लोगों को ए मिलेगा 59 पे, तो मेरे बच्चे तो 65 या उससे अबव ही लेकर आएंगे मेरे हिसाब से। तो क्या कहते हो अब्दुल्ला? जी सर। सही है, तो इस हिसाब से देखो यहाँ पे 59 पे ए दिया जा रहा है, तो आप लोग तो ला सकते हो।
अच्छा दूसरी एक बात बता दूं मैं, ये टारगेट नहीं बिठाना फिर कि यार इसमें तो 59 पे या 57 पे ये मिल जाता है, या 60 पे ये मिल जाता है, या 62 पे ये मिल जाता है, क्या इसका मतलब हम 18 मार्क्स की गलती कर सकते हैं फिर भी ये आ जाएगा? ये दिमाग में बिल्कुल बात नहीं बिठानी है, बताता हूँ क्यों। आप लोगों के पास P1 जो है ना, बहुत फायदा है। क्यों? क्योंकि P1 में आप लोग जितने मैक्सिमम मार्क्स उठा सकते हो उठाओ, P2 में मार्क्स ज्यादा कटते हैं, P2 में मार्क बहुत कटते हैं। P2 के अंदर अगर एक ऐसा क्वेश्चन आ गया जो एक स्टोरी की तरह चल रहा है जिसमें लिंक पार्ट्स हैं, तो अगर पहले पार्ट या दूसरे पार्ट में फंस गए, बाकी नीचे के पार्ट्स भी चले जाते हैं अमूमन। तो ज्यादा आपकी आपकी प्रैक्टिस, आप लोगों की प्रैक्टिस माशाल्लाह से बहुत अच्छी हुई है पेपर 1 की, जितना मुझे नजर आ रहा है। और अगर आप लोगों ने पूरे ही पेपर कंप्लीट कर लिए 20 to 24 तक, तो फिर बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी। हम लोगों ने भी 23 स्टार्ट कर लिया है, तो 23 और करके बाकी 20 to 21 आप लोगों को करने हैं 20। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि अगर आप लोगों ने P1 बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग किया हुआ है, तो लेट से वो अगर दे भी रहे 59 पे ए स्टार, 59 पे अगर वो ए भी दे रहे हैं, तो बाकी आपके जो एक्स्ट्रा पॉइंट जिसको आप सरप्लस कहोगे, सरप्लस मार्क्स, वो आपके इस्तेमाल हो रहे हैं फॉर पेपर 2। वेटेज दोनों का सेम है, 100 मार्क्स 100 मार्क्स। तो फायदा है ना ये बात, इस तरह फायदा उठाओ ना कि आप अपने पेपर 1 की तैयारी बहुत अच्छी करो, ताकि अगर वर्स्ट केस देखें कि पेपर 2 में मार्क्स ज्यादा लूज हो गए किसी बच्चे के, तो फिर उसके पेपर 1 में अच्छे आए होंगे। तो इस तरह बैलेंस हो जाता है। आ रही बात समझ में? तो पेपर 1 समझो भाई, बोनस समझो इसको, पेपर 1 के अंदर मैक्सिमम मार्क अचीव करने की कोशिश करो। ये नहीं दिमाग में बिठाना कि यार 57 पे थ्रेशोल्ड है तो 60 तो ले आएगा आपका भाई, ये सब नहीं सोचना। आ रही बात समझ में? आई समझ में नहीं है। कुछ कह रहा है कोई, कुछ कह रहा है?